सलाम वालेकुम। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट होता क्या है? बेसिकली एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मतलब एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल, अभी हम डॉलर की वैल्यू देख रहे हैं। डॉलर की वैल्यू देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपी। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज। अब ये किसका एक्सचेंज रेट है? जो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा वो उसका एक्सचेंज रेट होगा, और जो राइट साइड पे लिखा होगा वो उसकी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीस। अब $1 पाकिस्तान में 100 रुपये का मिलता है। अब ये जो 100 रुपया है ना, रुपीस, 100 रुपीज, ये एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डॉलर है। ये क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डॉलर है। मतलब इसकी ये वो वैल्यू है वो अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस की। एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है कि अब सेम डॉलर 120 रुपीज का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वही $1 जो पहले हमें 100 रुपीज का मिल रहा था, अब वो वही डॉलर अभी हमें 120 रुपीज का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट हैव बीन राइज, डॉलर हैज बीन स्ट्रॉन्गर। और जो इसके जिसके कंपैरिजन में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे वो करेंसी वीक हो गई है। यानी फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की करेंसी के टर्म्स में डॉलर की वैल्यू निकाल रहे थे, अब PKR वीकर हो गया। अगर एक्सचेंज रेट वीकर हो जाए, करेंसी वीकर हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अब सेम डॉलर 80 रुपीज में मिल रहा है। मतलब जो पहले हमें 120 का मिलता था अब 80 का मिल रहा है। इसका मतलब क्या? डॉलर वीकर हो गया है, और जो PKR थी वो स्ट्रांग हो गई है। सही है। और ये जो चीज लिखी है ना मैंने यहाँ पे, 100 रुपीज अपॉन $1, जो भी चीज डिनोमिनेटर में आती है उसका मतलब क्या है? हम उसकी एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आउटपुट है, वेग एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारा आउटपुट था 100,000 यूनिट्स, और कितने लेबर ने बनाया? 10 लेबर ने। अब ये जो वैल्यू आएगी ना 100, ये आउटपुट पर वर्कर है। पर वर्कर है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, आपका जो फाइनल आंसर आता है इन टर्म्स ऑफ दैट आ जाता है। मतलब 100 रुपीज का $1 है, तो $1 पाकिस्तानी रुपीज में 100 रुपीज का हो जाएगा। इसका ये आंसर होगा ना, $1। और जैसे हमें पता भी है कि एक करेंसी की दो वैल्यूज होती हैं। एक इंटरनल वैल्यूज होती हैं जो आप लोकली उसको एक्सपीरियंस करते हो, चीजें खरीदते हो, परचेज करते हो। वही करेंसी का एक एक्सटर्नल वैल्यू होती है जिसको कहते हैं ग्लोबल मार्केट में उसकी क्या प्राइस है इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। क्योंकि हम ट्रेड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, USA से, जापान से, तो हमें एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब एक्सचेंज रेट से प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है ना, तो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है, और जब आपकी करेंसी वीक होती है तब आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाती है। ये जाहिर सी बात है कि जब आपका एक्सचेंज रेट स्ट्रांगर होगा आपके एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, या एक्सपोर्ट की प्राइसेस हैं वो अप्रिशिएट कर जाएंगी, या एक्सपोर्ट। और जब आपका एक्सचेंज रेट वीकर होगा तब आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी। और जब एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होता है ना, तब आपकी इंपोर्ट्स सस्ती पड़ती हैं, आपको आपके इंपोर्ट्स की प्राइस कम हो जाती है। यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स सिंबलाइज करता है एक्सपोर्ट्स को, एम सिंबलाइज करता है इंपोर्ट्स को। जब एक्सचेंज रेट वीकर होता है तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ जाती है, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि मतलब हमारी करेंसी वीक से वीक होती जा रही है, और जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत महंगी आ रही हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट भी कम हो गया है, तो जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, डेफिसिट्स आ रहे हैं। आई होप जहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज रेट का राइज करना, एक्सचेंज रेट का वीकर होना, इसका क्या मतलब है। अब हम डिसाइड करते हैं कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है तीन तरीकों से। एक, जो पहला मेथड जिसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरा होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप अपने एक्सचेंज रेट की वैल्यू को फिक्स कर देते हो। और मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है कि उसमें आपकी वैल्यू फ्लोट भी हो रही होती है, लेकिन एक
रेंज के अंदर चल रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेंज बना दी एक्सचेंज रेट की, लाइक 100 से 150। मतलब अब जो मेरे एक्सचेंज रेट की वैल्यू होगी ना, इस रेंज के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगी। अगर इससे आगे जाएगी तो मैं इसको मैनिपुलेट कर लूंगा, कम हो जाएगी तो भी मैं मैनिपुलेट कर लूंगा। अब ये मैनिपुलेशन होती कैसे है वो हम पढ़ेंगे नीचे आगे। तो एक्सचेंज रेट सिस्टम जो फ्लोटिंग वाला है, एक्सचेंज रेट इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइंड होता है आपका एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर, यानी हमें डॉलर का एक्सचेंज रेट बनाना है। तो जो भी चीज, जिस भी चीज का आप ग्राफ बनाओगे ना एक्सचेंज रेट में, वो एक्स एक्सिस पे आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर बनाना है, तो क्वांटिटी में क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे डॉलर की क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी ऑफ डॉलर। और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्सचेंज रेट आएगा। अब एक्सचेंज रेट हम किस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का पाकिस्तानी रुपये है, मतलब $1 100 का है। तो हम इस तरह लिखेंगे, जो मैंने ऊपर ये चीज बताई थी, ये वाली चीज, एक्सचेंज रेट को ऐसे लिखा जाता है। तो हम पहले कहाँ पे थे, ये हमारी डिमांड डिमांड ऑफ डॉलर्स है, और ये हमारी सप्लाई ऑफ डॉलर्स है। सही है। तो हम ओरिजिनली किस पॉइंट पे थे, E1 पे। ये क्या है, E1, यानी अभी हमारा जो करंट एक्सचेंज रेट है वो E1 है, या इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A। अब फॉर एग्जांपल जब मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करूंगा, तो जो कंट्री मुझे पैसे देगी या इन रिटर्न कौन से एक्सचेंज रेट में देगी, वो डॉलर्स में ही देगी। उसका मतलब क्या है कि मेरी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, मेरी डिमांड फॉर करेंसी भी बढ़ जाएगी। सही है। तो आपकी करेंसी की डिमांड भी बढ़ गई, D2। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपके करंट कंट्री की एक्सचेंज रेट वैल्यू भी बढ़ गई। मतलब अगर आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर आपके कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, तो आपके एक्सचेंज रेट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सही है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई आती कहाँ से, करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई आती कहाँ से। सही है। तो सप्लाई ऑफ आवर करेंसी इज नोन एज आउटफ्लो। हमारी करेंसी का आउटफ्लो कब होता है, जब हम इम्पोर्ट्स करते हैं, इम्पोर्ट्स करते हैं। और डिमांड ऑफ आवर करेंसी का मतलब क्या है, कि जब आपकी कंट्री में पैसे आ रहे होते हैं, यानी इनफ्लो ऑफ मनी होता है, वो कब होता है, जब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हो। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अगर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते जाओगे, आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब साइमल्टेनियसली आप देखो, उसकी सप्लाई तो सेम ही है, अब उसका एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया। तो ये होता है फ्लोटिंग सिस्टम। अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो मेरी कंट्री की डिमांड कम हो जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, और मेरी एक्सचेंज रेट वैल्यू भी कम हो जाएगी। सही है। तो ये इस तरीके से काम करता है। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, ये मार्केट बेस्ड होता है। स्टेटमेंट क्या लिखी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे CI फीस टू UK। सही है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे CI फीस टू UK। अब पाकिस्तानी पे कर रहा है, पाकिस्तान में उनकी करेंसी क्या है, रुपीस। और CIs को जो हम फीस पे करते हैं, उसकी करेंसी क्या है, पाउंड। मतलब हम UK से सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, हम UK से एग्जामिनेशन सर्विसेज को हायर कर रहे हैं, क्या क्या हम UK में उनको फीस देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम फीस पे कर रहे हैं, वो हमारी करेंसी का क्या है, आउटफ्लो, आउटफ्लो है। और जो फीस हम UK को दे रहे हैं, उनके लिए क्या है, पाउंड का इनफ्लो है। सही है। अब ये वाली जो डायग्राम है ना, ये पाकिस्तानी रुपीस की है। तो एक्स एक्सिस पे पाकिस्तानी रुपीस की क्वांटिटी आ जाएगी, और एक्सचेंज रेट में हम पाउंड अपॉन रुपीस कर लेंगे।
अब इसका मतलब क्या है, ये एक्सचेंज रेट रुपीस का है। अब ओरिजिनली हम कहाँ थे, इस कर्व को मैं लेबल कर देता हूँ पॉइंट ए से। ये ओरिजिनल सप्लाई थी S1 यानी रुपीस की, और ये डिमांड थी पाकिस्तानी रुपीस की। ये भी रुपीस का ही होगा, क्योंकि रुपीस की डायग्राम है तो डिमांड एंड सप्लाई भी रुपीस की ही होगी। अब जो इनिशियल कर्व है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, ये हमारा एक्सचेंज रेट है E1 और Q1। अब क्या हुआ, हमने अपनी CI फीस पे करनी है यूके को। अब क्या कर रहे हैं, हम अपने करेंसी को सप्लाई कर रहे हैं इन ग्लोबल मार्केट, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है यूके को इन पाउंड्स। तो हम अपनी करेंसी की जब सप्लाई बढ़ाएंगे, हम जब अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी रुपीस की। और साइमल्टेनियसली अब देखेंगे हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ फॉर्म हो रहा है। अब वो इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है पहले से नीचे, यानी जिसको हम E2 कह रहे हैं, और क्वांटिटी ज्यादा सप्लाई हो रही है। अब ये रिलेशनशिप देख सकते हो, क्वांटिटी का इंक्रीज होना यानी एक्सचेंज रेट का फॉल होना। यानी अगर आप इंपोर्ट्स करोगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। अब एक्सचेंज रेट कम हुआ, इसकी वजह से रुपीस वीकर हो गया। अब ये तो था पाकिस्तान में क्या हुआ। अब इसका दूसरा डायग्राम या दूसरा साइड देख लेते हैं कि यूके को क्या फर्क पड़ेगा इससे। अब ये वाली जो डायग्राम है ना, ये यूके का है, यानी ये डिमांड भी पाउंड का है और ये सप्लाई भी पाउंड का है। अब इनिशियली जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे थे ये पॉइंट ए हो गया, और ये इनका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया E1, और ये इनकी क्वांटिटी भी डिटरमाइन हो गई, सही है, Q1। अब मुझे फीस आ रही है, मेरी कंट्री में इनफ्लो आ रहा है, यानी मेरी करेंसी को फॉरेन मार्केट में डिमांड करा जा रहा है। डिमांड करा जा रहा है इसका मतलब क्या है, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब वो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी तो मेरी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। ये रहा E2 पे आ गया, बिकॉज ऑफ माई एक्सपोर्टिंग सर्विसेज या एक्सपोर्टिंग गुड्स, या मैं अपनी एग्जामिनेशन सर्विसेज पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने की वजह से मेरी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इसको कहेंगे Q2। मतलब इसमें क्या है कि आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है और आपकी करेंसी की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ पाउंड्स भी बढ़ रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट राइज होने का मतलब क्या है, कि आपकी एक्सचेंज रेट भी बढ़ रही है और क्वांटिटी भी आपके पाउंड्स की इंक्रीज हो रही है। और इस बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम किसी कंट्री की करेंसी को डिमांड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, हम उनकी सप्लाई को इनकरेज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, मतलब यूके की डिमांड इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है, किसी दूसरी कंट्री की सप्लाई इंक्रीज हुई होगी। जैसे यूके की डिमांड इंक्रीज हुई बिकॉज पाकिस्तानी पेड देयर PKR रुपीस टू देम, और हमने देखा था कि पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई बढ़ गई थी और यूके की कंट्री की डिमांड बढ़ गई। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब एक करेंसी की डिमांड विल इफेक्ट दूसरी करेंसी की सप्लाई। मतलब अगर सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी, अगर सप्लाई कम हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्लोटिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट आता है। सही है, मतलब जो पहला फायदा ये है कि जो डेफिसिट्स और जो सरप्लसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली करेक्ट कैसे होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, इनफ्लोज यानी डिमांड माइनस सप्लाई आउटफ्लोज। मतलब आपके कंट्री के जितने एक्सपोर्ट रेवेन्यू और इंपोर्ट रेवेन्यू जहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं उस अकाउंट को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर सरप्लस हो रहा है, अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, करेंसी स्ट्रॉन्गर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, और करेंसी स्ट्रांग होती है तो मतलब प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स कम हो जाती है।
ज़ाहिर है, अब हमने सिंपल डिमांड में पढ़ा था कि अगर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि अगर आपके एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो आपस में, या कोई भी सरप्लस होगा या कोई भी डेफिसिट होगा, वो आपस में खुद ही इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। क्योंकि राइज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज मैच्ड बाय फॉल इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। अगर आपकी करेंसी में या कंट्री में डेफिसिट आता है, इसका मतलब क्या, एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है, वीकर करेंसी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हो रही है। जैसे भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की प्राइस बहुत कम हो गई है और एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, लॉ ऑफ डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएंगी तो इंपोर्ट कम हो जाएंगी। ये सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है, जिसकी वजह से कोई भी डेफिसिट होगा वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, बीओटी विल बी इक्वल टू जीरो। यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की जब भी हम बात करेंगे, उसमें कोई भी सरप्लस आए या कोई भी डेफिसिट आए, उसमें जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा ना, वो खुद ही इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। एनी सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स विल ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय। और ये कब होता है, इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा फायदा इसका क्या है, करेंसी इज नेवर ओवर एंड अंडर वैल्यूड। मतलब इसमें जो आपकी करेंसी की जो मार्केट वैल्यू होगी ना, वो उसी पे ही चलेगी, कभी भी वो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू नहीं होगी। और जो प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी कभी ओवर स्टेटेड नहीं होंगी ड्यू टू एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा, उनकी प्राइसेस भी फ्लक्चुएट कर जाएंगी। जाहिर है, जो भी चीज़ अगर मार्केट बेस्ड है, मार्केट डिटरमाइंड है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या काम। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लार्ज वैल्यू ऑफ मनी को एक साइड करने की ज़रूरत नहीं है एज रिजर्व्स। तो जब भी आप कोई पैसा होल्ड करते हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग रिजर्व इज अवॉइडेड। आप उस पैसे को डेवलपमेंट्स में, बेटर प्रोजेक्ट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो थे इसके 3 फायदे। अब इसके नुकसान भी पढ़ लेते हैं। इसके नुकसान क्या है, इंस्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब आपकी करेंसी कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ जाएगी, आपकी करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी। वेदर भले वो स्ट्रॉन्ग कितनी भी हो, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगी। अनसर्टेनिटी इन वैल्यू डिस्करेजेस लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। मतलब फिर क्या होगा, कोई भी बंदा या कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करेगा फॉर इम्पोर्ट्स या फॉर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि उसको पता है आज वैल्यू बढ़ जाएगी, आज वैल्यू कम हो जाए तो वो पूरा नुकसान में चला जाएगा। तीसरा नुकसान क्या है, फॉरेन करेंसी speculation is carried out in which large amount of currency is purchased and held with causes value to rise artificially। मतलब फिर ये जो आपकी करेंसी होगी ना, मार्केट बेस्ड होने की वजह से क्या है, इसमें हर बंदा इन्वेस्टर अपने पर्सपेक्टिव को एनालाइज कर सकता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, गैसिंग। फॉर एग्जांपल, मुझे आज लग रहा है पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कल बढ़ जाएगी, कल परसों बढ़ जाएगी। मैं क्या करूंगा, सारा पैसा डाल दूंगा पाकिस्तानी करेंसी में, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड राइट शिफ्ट कर जाएगी, उनका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब पाकिस्तानी लोगों ने देखा कि भाई हमारा एक्सचेंज रेट तो बढ़ा हुआ है, हमें इम्पोर्ट सस्ती पड़ रही है, उन्होंने दबा के इम्पोर्ट कर दी। अब उनकी कंट्री की सप्लाई मोर देन प्रोपोर्शनेट हो गई, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ गई, आर्टिफिशियली कम हो गई। तो इसकी वजह से ये 3 नुकसान थे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। मेथड यानी फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड और पैक्ड का क्या मतलब है, इसमें आपकी एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड रहती है, और उसमें जो एक्सचेंज रेट वैल्यू जो डिटरमाइन होती है वो बाय गवर्नमेंट होती है, बाय मार्केट नहीं होती। और उस रेट में या जो एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू होती है, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होती, आइदर कॉज बाय डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इस डायग्राम पे आते हैं, हमें ये पता है ये रुपीस की डायग्राम है,
वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट रुपीस का है और एक्स एक्सिस पे एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी रुपीस की है। अब ओरिजिनली हमने ए पॉइंट को डिटरमाइन कर लिया, यानी सप्लाई ऑफ रुपीस एंड डिमांड ऑफ रुपीस। अब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ रुपीस बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी और हमारी एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू है वो बी पॉइंट पे आ जाएगी, यानी वो राइज हो जाएगी। सही है। तो एक्सचेंज रेट वैल्यू हमारी राइज हो जानी चाहिए थी, पर हमारी वैल्यू तो फिक्स है, हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जिस प्रोपोर्शन से हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ी है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी प्रोपोर्शन से ही हमारी पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी को सप्लाई कर देगी। अब इससे होगा क्या कि हमारा एक्सचेंज रेट तो सेम रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ रुपीस इन ग्लोबल मार्केट है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब ये जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज करा ए टू बी, वो तो मार्केट बेस्ड हुआ। जो बी टू सी हमारा इंक्रीज हुआ है ना, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने रिजर्व्स को यूज किया है। गवर्नमेंट सेल्स रुपीस एंड परचेज डॉलर, होल्ड्स इन रिजर्व्स। रिजर्व्स पाइल अप किए हैं, मतलब जो उसके रिजर्व्स पड़े हुए थे, रिजर्व्स में जो उसके डॉलर्स पड़े हुए थे, उसने उन डॉलर्स को सेल करा और अपने रुपीस की सप्लाई वापस बढ़ा दी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिजर्व्स पाइल अप, जब गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स को सेल करके अपनी करेंसी की सप्लाई इंक्रीज करती है। सही। ये था फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कांस्टेंट रखती है, या हमारी करेंसी की डिमांड कम हो गई, यानी पहले हम ए पॉइंट पे थे। सही है। पहले हम ए पॉइंट पे थे, हमारी करेंसी की डिमांड कम हुई, हमने डिमांड को करा लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हमारी करेंसी की जो वैल्यू है ना, वो पॉइंट बी पे होनी चाहिए थी। पॉइंट बी पे हमारी करेंसी होनी चाहिए थी, यानी एक्सचेंज रेट हमारा वीक होना चाहिए था। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने रिजर्व से डॉलर को निकाला, मतलब जो हमारी करेंसी थी ना, जो पाकिस्तानी रुपीस की जो सप्लाई ज्यादा थी, उस सब करेंसी को सेल करके उसको डॉलर को बाय बैक कर लिया। इससे क्या होगा कि हमारी करेंसी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, हम पॉइंट सी पे आ जाएंगे। अब देखो, वैल्यू दोनों केसेस में सेम रह रही है। जब आपकी करेंसी की जो ओवर वैल्यू हो जाए, मतलब मार्केट से वैल्यू ऊपर हो जाए, तब भी आप उसको अंडर वैल्यू करते हो। जब मार्केट से वैल्यू कम हो जाए, तब भी आप उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाते हो। यानी जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना, उसमें जो ओवर वैल्यूएशन होती है या जो अंडर वैल्यूएशन होती है, उसको आप मैनिपुलेट कर लेते हो। आप जब डिमांड कम करी, परचेज रुपीस वापस और सेल्स डॉलर फ्रॉम रिजर्व्स, रिजर्व्स रन डाउन, मतलब आप रिजर्व्स को अगर सेल करते जाओगे ना, तो आपकी रिजर्व्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अब आते हैं हम इनके बेनिफिट्स और हैजर्ड्स पे। फिक्स एक्सचेंज रेट का पहला फायदा क्या है, क्या आप इससे इनस्टेबिलिटी को अवॉइड कर लेते हो। आपकी जो एक्सचेंज रेट वैल्यू होती है, जो आपकी फॉरेन मार्केट में जो वैल्यू होती है, वो स्टेबल हो जाती है। इससे आप फ्यूचर एग्रीमेंट्स कर सकते हो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के साथ। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी करेंसी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, और आपको पहले से एंटिसिपेट कर लोगे कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वैल्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस ड्यू टू फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्योंकि जब आपकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगी, आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से मार्केट में चल रहे होंगे, तो उसमें स्पेकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में था। Inside or outside of country, in order to earn some value on currency appreciation, people stop speculation because of fixed exchange rate, so market can run smoothly and instability can avoid it। मतलब जब आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स होगी, तो मार्केट स्मूथली रन करेगी, तो उसमें स्पेकुलेशन का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। अब इसके नुकसान क्या है। Hazards of fixed exchange rate system. Trade surpluses and deficits needs to be corrected by government. अब इसमें क्या होगा, जब आपकी आपकी जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लसेस और जो डेफिसिट्स आएंगे, वो गवर्नमेंट को मैनेज करने पड़ेंगे। उसको स्टॉक्स को रन डाउन करना पड़ेगा या पाइल अप करना पड़ेगा टू करेक्ट सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स।
और वो जो सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स होते हैं वो गुड अच्छे नहीं होती है कंट्री के लिए ईयरली बेसिस पे। और गवर्नमेंट को फिर उन सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स को करेक्ट करने के लिए पॉलिसी लगानी पड़ती है। बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, सप्लाई साइड पॉलिसीज होती हैं, डिमांड साइड पॉलिसीज होती हैं, तो इस एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज होती हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है। और इसका नुकसान दूसरा ये भी कि गवर्नमेंट को अपने पैसे फंसा के रखने पड़ते हैं एक जगह पे, यानी फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आपके फॉरेन रिजर्व्स कम हैं तो आपकी करेंसी जल्दी वीक हो सकती है। वाइल मेकिंग लोकल करेंसी स्ट्रॉन्गर विल डिप्लीट फॉरेन रिजर्व्स। जैसे अगर आप लोकल करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियली, तो आपके फॉरेन रिजर्व्स भी कम होंगे और आपकी एक्सचेंज रेट भी जल्दी ही वीक हो जाएगा। क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी जो करेंसी है या जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड ही हो जाएगा। और देख जैसे हमने देखा था अभी ऊपर डायग्राम्स में, आपकी करेंसी की वैल्यू कभी बढ़ जाती है तो हम उसको अंडर वैल्यू कर लेते हैं, या कभी आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसको ओवर वैल्यू कर लेते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट में आपकी करेंसी ओवर एंड अंडर वैल्यू हो जाती है, विच कैन इफेक्ट द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर्टिफिशियली। अब इन दोनों का कंपैरिजन डायग्राम भी देख लेते हैं। अब जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या था कि आपकी डिमांड बढ़ती है, आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। ये दोनों ये पाकिस्तान की डायग्राम है। इसमें क्या हुआ, आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाता है और आपकी, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, आपकी जो करेंसी होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है। जब दिल चाहे उसका, जब मार्केट बेस उसकी वैल्यू बढ़ जाए कम हो जाए, तो ये एफिशिएंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर बिजनेस हाउ मच वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। और फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि अगर आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और साइमल्टेनियसली आप सप्लाई भी बढ़ा देते हो, ये स्टेबल तो होती है लेकिन इससे इन्वेस्टमेंट भी इंकरेज होती है। लेकिन इसके नुकसान हम भी अब ऊपर पढ़ चुके हैं, फ्लोटिंग के नुकसान और फायदे हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ये फ्लेक्सिबल होती है, ये रिजिड होती है, ये बात याद रखने की है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सचेंज रेट की वैल्यू की रेंज बना लेती है, जिसमें वो अलाउ करती है कि वैल्यू ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, वो उनके रेंज के कंट्रोल में होता है। अब यही डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये सप्लाई ऑफ रुपीज है, तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स है, ये सप्लाई डिमांड ऑफ डॉलर्स है, और ये एक्सचेंज रेट किसका है, डॉलर का। क्वांटिटी किसकी है, डॉलर्स की है। अब हमारा एक्सचेंज रेट बन रहा है पॉइंट ए पे, या तो हमारी करंट वैल्यू ये होगी, सही है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रेंज सेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल देते हैं 100, इसको हम बोल देते हैं 80, 80। तो अब जो भी हमारी करेंसी की वैल्यू होगी या जो डॉलर की वैल्यू होगी वो इसी रेंज में फ्लक्चुएट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डिमांड बढ़ जाए और हमारा एक्सचेंज रेट आ जाए पॉइंट बी पे, तो इसको गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि क्योंकि ये रेंज के अंदर फॉल कर रहा है। अगर हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक्सचेंज रेट पॉइंट सी पे आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको रेंज में लाएगी वापस। वो क्या करेगी, अपनी सप्लाई को कम कर देगी और इस पॉइंट में वापस डी पे आ जाएगी। इस बात में गवर्नमेंट का एम क्या है कि आपकी जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको विद इन रेंज रखना। इफ द एक्सचेंज रेट टेंड्स टू exceed the range, the government will intervene to cover it by supply the deficit amount or by purchasing the excess। मतलब अगर आप रेंज से ऊपर जाओगे या रेंज से नीचे आओगे तो गवर्नमेंट उसको अपनी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई को फ्लक्चुएट करके उसको वापस रेंज में लेके आएगी। If the demand and supply fluctuates within the range, that such appreciation or depreciation will be allowed, क्योंकि वो मार्केट डिटरमाइंड है, मार्केट बेस्ड है। और होता है जैसे कि अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई विद इन द रेंज फ्लक्चुएट करती है
तो उस तरह की जो एप्रिसिएशन और जो डेप्रिसिएशन ऑफ योर करेंसी होती है, हम उसको अलाउ कर देते हैं, क्योंकि वो नेचुरल होती है, मार्केट डिटरमाइंड होती है। अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी लिमिट से बाहर चली जाए, या मतलब रिवैल्यू हो जाए, जैसे इस केस में क्या हुआ है, आपकी पहले डिमांड थी, फिर आपके एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट रेवेन्यू यानी आपके कंट्री में इनफ्लो ऑफ करेंसी हुआ, जिसकी वजह से उसकी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो रिवैल्यू हो गया। अब हम मैनेज्ड बेस्ड है ना, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रोपोर्शन से अपने करेंसी की सप्लाई बढ़ा देंगे, तो हम वापस अपने रेंज में फॉल कर जाएंगे। तो ये जो माइनर सी रेंज से बाहर जाना या अंडर आ जाना, अगर इस तरीके से होता है तो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर लेती है, गवर्नमेंट उसको वापस रेंज में लेके आ जाती है, ब्रिंग्स बैक इन दी रेंज। अगर गवर्नमेंट उसको ब्रिंग बैक इन द रेंज पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो वो क्या करेगी, वो उसको अलाउ कर देगी। गवर्नमेंट कैन रिवाइज द रेंज इफ एक्सचेंज रेट कैन नॉट मेंटेन विद द रेंज without adversely affecting foreign currency reserves by accessing pile up of resources on excess depletion. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो एक्सेसिवली बढ़ जाए, एक्सेसिवली हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट के पास इतने स्टॉक्स होंगे तो वो उसको वापस रेंज में लाएगी। अगर इतने स्टॉक्स नहीं होंगे या इतने रिजर्व्स नहीं होंगे, तो वो उसको अलाउ कर देगी कि भाई वो अपनी रेंज को रिवाइज कर ले, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको रेंज रिवाइज कर देगी। When bringing back into the range is not possible, the government deliberately revalue and devalue any currency. अब यही केस इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर ये D1 होता तो ये D2 हो जाता, तो अब हमारी करेंसी की डिमांड इतनी कम हो जाती, तो गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि उसको वापस अप्रिशिएट करे, तो उसको कम एक्सचेंज रेट में ही अलाउ कर देगी। तो ये होता है।